चलिए ना, कल लास्ट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, एक बार बताना बेटा कौन सा था। क्या हो गया? सही है? पक्का है? मैंने कहा डाटा, उसको डांटना थोड़ी बोलते हैं, उसको डांट समझ रहा था तू। डांटूंगा जिस दिन उस दिन क्या होगा? वो तो प्यार से बोल रहा था बेटा मैं। चलो है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे थे, कल आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होता है बेटा हमें। आप देखें ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, क्या ये न्यूट्रल फॉर्म है, आयन फॉर्म है बेटा? आयन। आयन देखते ही 6 टाइप में से केस नंबर 3 और 4 दिमाग में आना चाहिए। या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगा या फिर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इतना तो समझ में आता है। तो हमें अब क्या चेक करना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। डायरेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक मान के सॉल्व मत कर देना, चेक कर लेना आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो और हो सकता है कई सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक को क्या किया गया हो, मिक्स किया गया हो। ठीक है, आइए चेक करते हैं। इनमें अगर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग देखें तो बेटा इन दोनों में आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इन दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इन दोनों में 54 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना। कल हमने एक नॉर्मल ट्रेंड देखा था, ये जनरली वाला जो पॉइंट था कि 2 से बड़े 10, 10 से बड़े 18 वाले, 18 वालों से बड़े 54 वाले, है ना, इस तरह से। तो इनका ये ऑर्डर तो हमको ऐसा तो मिल गया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब इनको आपस में कंपेयर करें और हमारा ऑर्डर डिक्रीजिंग बन रहा है या इंक्रीजिंग बन रहा है? इंक्रीजिंग। तो इनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। इन दोनों में से छोटा कौन है बेटा? Mg2+। Mg2+ से बड़ा कौन आ जाएगा? F-। इनसे बड़े ये हो ही गए। इनमें से छोटा कौन है बेटा? Ca2+। बड़ा कौन हो गया बेटा? Cl-। यहां पर ऑर्डर ऑलरेडी बिल्कुल सही जमा हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमारे 4 टाइप के जो केसेस थे उसके ऊपर हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। 2 केस बचते हैं, 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप और एक बचता है रैंडम। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। यहां पर आप जरा ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड हमको अलग से समझना है, वो है बेटा एस ब्लॉक। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के क्वेश्चन आपको मेनली देखने को मिलेंगे। एस ब्लॉक का ट्रेंड डायरेक्टली हमको याद करना है। याद क्यों करना है? वैसे तो ये जो ट्रेंड है ना, सिलेबस में पहले हमारे एक चैप्टर था एस ब्लॉक, अभी हटा दिया है। एस ब्लॉक नाम का जो चैप्टर था उसकी ज्यादातर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती थी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर वलर के बारे में जो बात करते थे, बंसन फ्लेम टेस्ट, उन सब में इस साइज के ऑर्डर का काम आता था। अभी भी हम लोग एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी तो पढ़ेंगे ही आगे जाके, तो उसमें ये साइज का जो ऑर्डर है वो काम में आएगा। इसीलिए हमको ये साइज का ऑर्डर याद करना है, देखना है इसको। जनरल ट्रेंड क्या बोलता है? हमें इतना पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है। याद करिए कल हमने कॉन्ट्रैक्शन एंड विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप्स की बात करी थी। ये वाले ग्रुप विद कॉन्ट्रैक्शन थे या विदाउट कॉन्ट्रैक्शन? विदाउट। पूरा एस ब्लॉक और बाद वाला आधा पी ब्लॉक विदाउट कॉन्ट्रैक्शन। और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार साइज बढ़ता है। अभी जो मैं ऑर्डर बना रहा हूं वो लिखना मत, अभी बस पुरानी चीज बता रहा हूं। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज लगातार बढ़ेगा। यहां पर भी डाउन द ग्रुप जाने पर साइज लगातार बढ़ेगा, ये हमने कल डिस्कस किया। दूसरी बात, लेफ्ट टू राइट जाने पर इनर पीरियड साइज कम होता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। ये दोनों ट्रेंड तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब देखो हम लोग आते हैं पूरे एस ब्लॉक के ट्रेंड पर। पूरे एस ब्लॉक का ट्रेंड जो है ना उसको बोलते हैं बेटा जिग जैग उल्टा एन। सुन लो फिर से, क्या बोलते हैं? जिग जैग उल्टा एन। ठीक है ना। जिग जैग उल्टा एन का मतलब क्या है कि जो बेरिलियम है ना ये स्मॉलेस्ट होगा। ये तो हमको लॉजिकली भी समझ में आता है कि भैया सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे वो बाकियों से तो छोटे होंगे और लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, इसका साइज इसके मुकाबले ये छोटा होगा। अब देखो जिग जैग उल्टा एन का मतलब क्या है? जिग जैग उल्टा एन, दिस इज द साइज का ऑर्डर, है ना। ध्यान सुन लेना, क्या बोलते हैं बेटा? जिग जैग उल्टा एन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एस ब्लॉक। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा लिथियम, उससे बड़ा मैग्नीशियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा कैल्शियम, उससे बड़ा स्ट्रॉन्शियम, उससे बड़ा बेरियम, और बेरियम से भी बड़ा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो सीजियम का साइज क्या आ जाएगा बेटा? लार्जेस्ट। एक और बात सुनना, ये जो ट्रेंड है इसकी मदद से ही
जब एस ब्लॉक हमारे सिलेबस में हुआ करता था तो हम लोग ये पढ़ते थे कि एस ब्लॉक के कई एलिमेंट नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, कई पर ऑक्साइड बनाते हैं और कई सुपर ऑक्साइड। वो सब चीज भी इसी पे निर्भर करती थी, क्योंकि इन तीनों का साइज सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और बचे हुए जो भी है वो पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी चीजें हम पढ़ते थे, खैर वो सब बाद में देखेंगे। तो पहली बात, ये जो साइज का ऑर्डर है इसको ड्रॉ कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए इसको, जिगजैग जिगजैग उल्टा एन, starting from beryllium ending at cesium. किसका फोन है भाई? चलिए ना, तो ये जो जिगजैग जिगजैग उल्टा है ना, इसमें देखो दो तीन बातों पर आपको ध्यान रखना है। पहली बात, एस ब्लॉक के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हमने यहां पर कुछ एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर रखा है, लिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन नहीं लिया है, फ्रांसियम और रेडियम नहीं लिया। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किन एलिमेंट्स को लेकर हमने ये ऑर्डर बनाया। ऐसा नहीं कि फ्रांसियम और रेडियम लेकर भी उल्टा एन बना दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो फ्रांसियम और रेडियम क्यों नहीं लिया? क्योंकि रेडियो एक्टिव है, उनके बारे में पढ़ना नहीं होता हमें। हाइड्रोजन एक्सक्लूड कर रखा है, तो ध्यान रखें, है ना। हाइड्रोजन, फ्रांसियम, रेडियम हटाने के बाद जो ऑर्डर बन रहा है दैट इज जिगजैग जिगजैग उल्टा एन। आगे सुनिएगा, एक क्वेश्चन इसके बारे में मार्केट में चलता है, उसके ऊपर बात करते हैं। आपसे पूछता है कि पूरे एस ब्लॉक के दो लगातार आने वाले एलिमेंट, लगातार आने वाले मतलब कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो पूरे एस ब्लॉक में ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं जिनके साइज का डिफरेंस मैक्सिमम होता है। कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने लिथियम और सोडियम देखा, तो क्या ये दो लगातार आने वाले एलिमेंट है या नहीं है? मैंने सोडियम पोटेशियम देखा, पोटेशियम रुबिडियम, रुबिडियम सीजियम, या बेरिलियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम, या फिर लिथियम बेरिलियम सोडियम मैग्नीशियम, ये सब लगातार आने वाले एलिमेंट हैं। तो ऐसे कौन से दो लगातार आने वाले एलिमेंट है जिनके बीच में साइज का डिफरेंस मैक्सिमम होगा? तो आंसर इज सोडियम एंड पोटेशियम। मैक्सिमम साइज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दो लगातार आने वाले एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैक्सिमम साइज का डिफरेंस किनके बीच में होता है? तो आंसर इज सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो पॉइंट है ये आगे डेंसिटी में भी काम आता है। एक्चुअल में सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी का ऑर्डर एक्सेप्शनली चेंज हो जाएगा, और उसके पीछे रीजन यही पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके। अब देखो, ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा, ये तो एक तरह का फैक्ट आपको बता दिया कि भाई सोडियम और पोटेशियम में साइज का डिफरेंस क्या होता है? मैक्सिमम। लेकिन बाई चांस अगर हम भूल जाए तो हमारे पास कोई जुगाड़ होना चाहिए जिससे हम ये चीज याद रख सके। आइए उस पर बात करता हूं। दो लगातार आने वाले एलिमेंट पे बात करते हैं। मान लो दो लगातार आने वाले एलिमेंट मैंने कौन से ले लिए? लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, मैं केसेस बना बना के बता रहा हूं आपको। मान लो लिथियम और बेरिलियम लिया। लिथियम और बेरिलियम के बीच में एक लाइन जो है ना, वो एक बार साइज के इंक्रीज को या चेंज को दिखाएगा। बेरिलियम से लिथियम जाने पर साइज कितनी बार बढ़ा? एक बार। अच्छा, अगर मैंने लिथियम और सोडियम को दो लगातार एलिमेंट माना होता तो यहां से यहां जाने पर साइज कितनी बार बढ़ा? दो बार। अच्छा, अगर मैंने मैग्नीशियम और कैल्शियम लिया होता लगातार में तो साइज कितनी बार बढ़ा? दो बार। कैल्शियम स्ट्रोंशियम एक बार, स्ट्रोंशियम बेरियम एक बार। आप किसी को भी देखो ना दो लगातार में, तो साइज या तो एक बार बढ़ रहा होगा या दो बार बढ़ रहा होगा। लेकिन जब आप सोडियम और पोटेशियम को देखोगे तो साइज चार बार बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। सोडियम से पहले कैल्शियम पर बढ़ा, फिर कैल्शियम से स्ट्रोंशियम पे बढ़ा, स्ट्रोंशियम से बेरियम पे बढ़ा, और बेरियम से पोटेशियम पे बढ़ा। तो सोडियम से पोटेशियम जाने पर इस ऑर्डर के हिसाब से साइज कितनी बार बढ़ता हुआ दिख रहा है? चार। ये जुगाड़ है, कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ काम चल जाएगा। बाकी सब जगह साइज एक या दो बार बढ़ रहा है, यहां पर चार बार बढ़ रहा है, इसीलिए इनके बीच का जो साइज का डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, फिर बात करते हैं।
द डिफरेंस ऑफ साइज is maximum between the difference of size is maximum between पहला ऑप्शन लिथियम एंड सोडियम, पहला ऑप्शन लिथियम एंड सोडियम, अगला ऑप्शन सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, अगला पोटेशियम रुबिडियम, पोटेशियम रुबिडियम, लास्ट ऑप्शन रुबिडियम सीजियम। तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरली अभी आपको फैक्ट बता दिया। सबसे ज्यादा जो साइज का डिफरेंस लगातार आने वाले मेंबर में होगा वो किसका होगा? सोडियम और पोटेशियम। एक बात ध्यान रखना, ये सब जो हम लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं? लगातार। मान लो एग्जाम में एक ऑप्शन दे दे लिथियम और सीजियम, फिर ये मत करके आ जाना कि सोडियम पोटेशियम का साइज डिफरेंस ज्यादा है। लिथियम और सीजियम दे दिया तो अब ये लगातार वाला क्वेश्चन बचा ही नहीं, और ऑब्वियसली ग्रुप का पहला मेंबर और ग्रुप के आखिरी मेंबर का साइज डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होगा, है ना। खैर, अभी हम लोग कंसेक्यूटिव मेंबर्स पे बात करें। अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया ये मार्केट में करवा देते हैं। आप देखो यहां पर एक एलिमेंट एक्सक्लूडेड है, वो एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। फ्रांसियम और रेडियम नहीं ले रहे, हाइड्रोजन की बात करें। मान लो ये सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाता और उसमें हाइड्रोजन को हमने क्या कर लिया होता? इंक्लूड। तो ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम के साइज डिफरेंस से भी ज्यादा इन दोनों का साइज डिफरेंस होता है। अगर आपने हाइड्रोजन हटा रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है मार्केट में आराम से, सोडियम पोटेशियम चिल्ला चिल्ला के बता देते, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तभी तक ये कहानी। हाइड्रोजन आ गया तो मैक्सिमम साइज डिफरेंस किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन और लिथियम का। कारण क्या है? ध्यान सुनना, अभी क्वेश्चन लिखा दूंगा, सुनिएगा। कारण क्या है आप मुझे बताइए, सोडियम मेटल है या नॉन मेटल है? पोटेशियम मेटल है या नॉन मेटल? मेटल के लिए कौन सा रेडियस? मेटालिक रेडियस। मेटल के लिए कौन सा रेडियस? मतलब यहां पर आप मेटालिक को मेटालिक से कंपेयर कर रहे हो, उसका जो भी डिफरेंस आ रहा हो, खूब ज्यादा खूब कम जो भी आ रहा हो, ये है नॉन मेटल, इसके लिए निकलेगा कोवैलेंट रेडियस। और ये है मेटल, इसके लिए निकलेगा मेटालिक का मेटालिक से जितना भी डिफरेंस हो, कोवैलेंट और मेटालिक का डिफरेंस उससे हमेशा ज्यादा ही है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। क्वेश्चन वही है, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन एज इट इज लिख लीजिए, ऑप्शन बदल देंगे बस। क्वेश्चन एज इट इज लिख लीजिए, ऑप्शंस बोल रहा हूं। पहला ऑप्शन हाइड्रोजन एंड लिथियम, पहला ऑप्शन हाइड्रोजन एंड लिथियम। दूसरा ऑप्शन लिथियम एंड सोडियम, देन सोडियम एंड पोटेशियम, एंड पोटेशियम एंड रुबिडियम। इस बार आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन एंड लिथियम। ध्यान रखिएगा ना, जब तक हाइड्रोजन ना हो तब तक तो सोडियम पोटेशियम का साइज डिफरेंस ज्यादा होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में आ गया लिथियम के साथ तो सोडियम और पोटेशियम के साइज डिफरेंस से भी ज्यादा साइज डिफरेंस किसका होता है बेटा? हाइड्रोजन एंड लिथियम का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइज के बारे में जितने भी ट्रेंड्स वगैरह हमको पढ़ने थे वो ऑलमोस्ट यहां पर कवर होते हैं। इसके बाद की जो कहानी है, केस नंबर 5 और 6 की तरफ हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि रेडियस पे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या ऐसे एक्सेप्शंस हैं रेडियस के बारे में जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन बनाइए, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस फॉर, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस फॉर डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस फॉर। देखिए पहला केस या पहला है ना कंसिडरेशन जो हम लोग ले रहे हैं, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। मान लीजिए ये 4 एलिमेंट आपको दिए गए और बोला गया कि इनके लिए रेडियस का करेक्ट ऑर्डर बनाना है। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, पहले हमेशा टाइप पहचानने की प्रैक्टिस करो। 6 टाइप है, टाइप पहचानना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आपका आंसर सही आए गलत है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइप पहचानना सीख जाओ, क्योंकि टाइप सीख गए तो आगे ऑटोमेटिकली चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट टाइप कौन सा होता है बेटा? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्या ये सेम पीरियड के एलिमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सेम ग्रुप के हैं? नहीं। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं। क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है? शुरू के 4 तो नहीं है। अब 5वां केस कौन सा आता है? 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप, और या फिर छठा होगा रैंडम। ठीक है, पहले 2 एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप की बात करें तो ये वही कैटेगरी है। चेक करिएगा, ऑक्सीजन और सल्फर क्या ग्रुप नंबर 16 के मेंबर होंगे बेटा? यस। और फ्लोरीन और क्लोरीन क्या ग्रुप नंबर 17 के मेंबर होंगे? यस।
और ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेकेंड पीरियड और सल्फर और क्लोरीन थर्ड पीरियड। ये आ गया ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये जितने भी एलिमेंट अभी आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी मेंबर ऑफ टू एडजेसेंट पीरियड एंड टू एडजेसेंट ग्रुप। अब आगे की बात सुनिएगा, ये हमारा केस नंबर 5 हो गया। केस नंबर 5 और 6 के लिए कोई फैक्टर अभी तक आपको बताया नहीं गया था। तो केस नंबर 5 किसके लिए बात कर रहे हैं? साइज के लिए। जब भी दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप के लिए रेडियस या साइज का क्वेश्चन आता है, यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग शेल नंबर। क्या है फैक्टर? पांचवा जो केस है, दैट इज दो एडजेसेंट पीरियड दो एडजेसेंट ग्रुप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास अलग अलग फैक्टर है, जेड इफेक्टिव है, चार्ज है, शेल नंबर है। इनके लिए हमें कौन सा फैक्टर यूज करना है बेटा? शेल नंबर। लिखा दूंगा मैं, अभी ध्यान दीजिएगा। शेल नंबर कहने से मतलब क्या है बेटा? एक बात बताओ, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होने का सेंस क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर दो दो शेल है, और थर्ड पीरियड का एलिमेंट होने का मतलब इनके अंदर तीन तीन शेल होंगे। तो बेटा इनके अंदर कितने शेल है? दो। इनके अंदर कितने शेल है? तीन। और मैंने आपको बोला कि शेल नंबर से सॉल्व करना है। इसका मतलब दो शेल वालों के मुकाबले क्या तीन शेल वाले बड़े होंगे या छोटे होंगे? बड़े, क्योंकि शेल नंबर बढ़ने के साथ साइज बढ़ता है। इसका मतलब इन दोनों के मुकाबले इन दोनों का साइज ज्यादा है। ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ये दोनों छोटे हैं और ये दोनों बड़े हैं। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन फ्लोरीन छोटे होंगे और सल्फर और क्लोरीन बड़े होंगे। लेकिन अब इन दोनों में से कौन बड़ा छोटा है और इन दोनों में से कौन बड़ा छोटा है, ये डिसाइड करना बाकी है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन में डिसाइड करना चाहता हूं तो क्या ये लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का क्वेश्चन बन गया बेटा? यस, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज कम हो जाएगा। सल्फर क्लोरीन भी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज कम हो जाएगा। अब मुझे बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहा हूं, इन दोनों में से छोटा कौन है बेटा? फ्लोरीन। और बड़ा कौन है? ऑक्सीजन। आप देखो यहां पर जो हमारा ऑर्डर बन के आएगा, सबसे छोटा ऑक्सीजन, सॉरी सबसे छोटा फ्लोरीन, उससे बड़ा ऑक्सीजन, उससे बड़ा क्लोरीन और उससे बड़ा सल्फर। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। चलिए ना, ये जो अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने करा है, दैट इज केस नंबर 5, दो एडजेसेंट पीरियड और एडजेसेंट ग्रुप। इसके लिए आपको नोट लिखा दे रहा हूं कि इसको हमने शेल नंबर से सॉल्व किया, ताकि कॉपी में लिखा रहे तो बाद में पढ़ेंगे तो याद भी आ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया था। नोट बना के लिखिएगा, फॉर एलिमेंट्स ऑफ two adjacent period and two adjacent groups, for elements of two adjacent period and two adjacent group, use shell number. For elements of two adjacent period and two adjacent group, use shell number. एक बात ध्यान रखना, ये जो हम लोग दो एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये बात जो शेल नंबर वाली लिखाई गई है, इट इज वैलिड फॉर पी ब्लॉक ओनली। किसके लिए वैलिड है? पी ब्लॉक। ये जो आपने अभी लाइन लिखा उसके बाद में ब्रैकेट में लिख लेना फॉर पी ब्लॉक, फॉर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए वैलिड है। क्यों पी ब्लॉक के लिए वैलिड है, यहां पर ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगी बात। आप अगर सपोज आपको दो एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप के लिए मैं बोलता, तो इनको देखो, अगर मान लो ये चार एग्जाम्पल आपको दिए होते और बोला जाता है इनका साइज का ऑर्डर बनाओ, तो ये भी तो दो एडजेसेंट ग्रुप और दो एडजेसेंट पीरियड के। ये आपको मान लो ये चार दे देता तो भी ये दो एडजेसेंट ग्रुप और दो एडजेसेंट पीरियड होते। जब भी एस ब्लॉक के दो एडजेसेंट पीरियड या ग्रुप का क्वेश्चन आए, शेल नंबर वेल नंबर कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट ऑर्डर याद है, जिगजैग जिगजैग उल्टा एन। पी ब्लॉक का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो पी ब्लॉक में आप डायरेक्टली शेल नंबर से सॉल्व कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करिए फटाफट। टाइप पहचाने, आइडेंटिफाई करें हमेशा।
क्योंकि क्लास में जब करते हैं तो अपने को ऑलरेडी पता रहता है कि अपन ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अपन डायरेक्ट वो फैक्टर लगा देते हैं, लेकिन एग्जाम में अपने को वही क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमेशा पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखें कि भाई क्वेश्चन दिया क्या है, टाइप क्या है। ठीक है भाई, यहां पर ये जो चारों एलिमेंट दे रखे हैं, अगेन दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप के एलिमेंट है। पी ब्लॉक का केस है, किससे सॉल्व करेंगे बेटा? शेल नंबर से। जिसका शेल नंबर ज्यादा उनका साइज भी ज्यादा। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होगा। मिनिमम साइज हो गया ऑक्सीजन, उससे बड़ा हो गया नाइट्रोजन, उससे बड़ा हो गया सल्फर, और उससे बड़ा हो गया फास्फोरस। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो ये हमारा फिफ्थ टाइप का जो कैटेगरी होता है, दो एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप, उसमें एस ब्लॉक आए तो जिगजैग जिगजैग उल्टा एन, और पी ब्लॉक आए तो आप शेल नंबर से आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें यहां पर डिस्कस करना है, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया लिथियम और आयोडीन, और मैंने बोला इसका साइज कंपेयर करना है। पहले हमेशा टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करिएगा। क्या ये दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट है या नहीं है? नहीं है। सेम ग्रुप भी नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट तो है ही नहीं, चार्ज नहीं है। अब आप देखोगे पांचवा टाइप कौन सा? दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट, वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए कम से कम 4 एलिमेंट चाहिए होते हैं, है ना? तो नहीं है। अब आखिरी जो केस बचा, जब कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? रैंडम। अब रैंडम वाला केस आया। अब रैंडम केस आया और अगर बच्चे को बोला जाता है कि बेटा इसका साइज का ऑर्डर बनाओ, तो देखो दिमाग कैसे काम करता है वो समझते हैं पहले। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1, सेकेंड पीरियड का मेंबर है, और आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 5p5, फिफ्थ पीरियड का मेंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कितने शेल हैं? 2। इसके अंदर कितने शेल हैं? 5। मैंने आपको बोला बच्चे को 2 ही फैक्टर आते हैं बस। वो 2 फैक्टर कौन से? एक तो जेड इफेक्टिव और एक शेल नंबर, बस। इसके अलावा उसका दिमाग काम करता ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यही याद होता है। तो बच्चा देखता है कि भैया इसमें जेड इफेक्टिव तो कैसे ही लगा पाएंगे, संभव ही नहीं। बच्चे के आपको बोल दूं मैं इसमें जेड इफेक्टिव लगाओ, लगा ही नहीं सकते आप, है ना? तो बच्चे को क्या दिखता है? हाँ, एक चीज हमें पता है, शेल नंबर। बच्चा शेल नंबर लगाएगा, शेल नंबर के हिसाब से 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ऑर्डर ये बना के आएगा, अगले साल फिर पढ़ेगा। इसका जो साइज का ऑर्डर अभी हमने बनाया, देखने में ऐसा ही लगेगा, ये दिमाग ऐसे ही काम करता है, क्योंकि हम जो पढ़ते आते हैं ना बचपन से, एक लॉजिक डेवलप हो जाता है कुछ ना कुछ, है ना? तो हमारा लॉजिक क्या बोलता है कि भैया जिसका शेल नंबर ज्यादा उसका साइज ज्यादा, यही सीखा होता है अपन ने। तो बच्चा क्या करता है, इसमें ऑर्डर बनाता है कि लिथियम और आयोडीन में बड़ा कौन है? आयोडीन। बिल्कुल गलत है, ऑर्डर इसका ठीक उल्टा है। लिथियम और आयोडीन में से लिथियम का साइज ज्यादा है और आयोडीन का साइज कम है। अब कहने के लिए बच्चा एक्सेप्शन एक्सेप्शन बोल देता, देखो पहली बात तो दुनिया में कुछ एक्सेप्शन होता नहीं है। पहली बात, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होता। या तो व्यक्ति को पता नहीं होता तो एक्सेप्शन है, और दूसरा है कि पता होता है और फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको बताई नहीं जा सकती। एक लेवल होता है कि भाई इसके लिए बहुत सारा फलाना दिमाग है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कुछ और उसके लिए एक्सप्लेनेशन तो है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि तुम्हारी क्लास में हुआ था, ये पता नहीं, कुछ समझाने के लिए 20-25 मिनट समझा दिया, तुम्हारे में हुआ था, हाँ, तो 20-25 मिनट समझा दिया, पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, अल्टीमेटली वो बात याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है? तो कई बार ऐसे पॉइंट आएंगे कि जिनको हम समझ भी सकते हैं, लेकिन समझाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि समझाने से कोई फायदा होना नहीं, याद करना ही पड़ेगा। जैसे फेकोनी का साइज बराबर है, उसके पहले ये हुआ, वो, अब वो कुछ भी हुआ क्यों भी हो, याद तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी बात आती है। लिथियम और आयोडीन पे जब हम बात करते हैं ना, तो इसका ये ऑर्डर क्यों बन रहा है, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में ये रैंडम वाला क्वेश्चन है। शेल नंबर वाला फैक्टर, बच्चे को 2 फैक्टर आते हैं, शेल नंबर और जेड इफेक्टिव। यहां जेड इफेक्टिव नहीं लगा पाता, शेल नंबर लगा देता है, लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं कि शेल नंबर जहां मर्जी आए वहीं लगा दिया आपने। शेल नंबर कहां लगता है? पहली बात तो सेम ग्रुप के एलिमेंट हो तब लगाना है, या फिर शेल नंबर कब लगेगा? जब पी ब्लॉक में 2 एडजेसेंट पीरियड और ग्रुप का क्वेश्चन हो। रेडियस के बारे में बात कर रहा हूं, IEEAEN की बात उस समय की जाएगी। जब रैंडम क्वेश्चन आया रेडियस का, तो आपको जिसका जो रेडियस निकलता है वो नाप दो से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? जिसका जो रेडियस निकलता है वो नाप दो। मुझे बताओ लिथियम मेटल है कि नॉन मेटल है बेटा? मेटल। और मेटल के लिए कौन सा रेडियस निकलता है? मेटालिक रेडियस।
और आयोडीन क्या है बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटल के लिए कौन सा रेडियस निकलता है? कोवेलेंट। बेटा मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में से बड़ा रेडियस कौन होता है? मेटालिक रेडियस। तो ये ऑर्डर जो आ रहा है ना, लिथियम बड़ा है और आयोडीन छोटा है, इसमें कोई एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में लिथियम के लिए कंसीडर किया जाता है मेटालिक रेडियस और आयोडीन के लिए कंसीडर किया जाता है कोवेलेंट रेडियस, और मेटालिक और कोवेलेंट में से मेटालिक रेडियस बड़ा होता है, और इसीलिए ये ऑर्डर ऐसा बन के आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना शेल नंबर से सॉल्व नहीं करना है। हाँ, अब देखो शेल नंबर कब लगेगा वो भी बता दूं, एक कंडीशन ध्यान सुनना। मान लो रैंडम वाला ही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? अब मान लो ये भी नॉन मेटल होता और ये भी नॉन मेटल होता, तब इसका भी क्या निकलता? कोवेलेंट। इसका भी क्या निकलता? कोवेलेंट। तब आप टाइप ऑफ रेडियस से नहीं कर पाते, फिर आप शेल नंबर लगा लो चलेगा, लेकिन जब तक टाइप ऑफ रेडियस से सॉल्व हो सकता है तब तक टाइप ऑफ रेडियस से ही सॉल्व करेंगे। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन अभी हमने करा, इसी का यूज आगे IEEA जब हम पढ़ते हैं बेटा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं। मेटल क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है? क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। यहां देखिए, मेटल्स के साइज ज्यादा होते हैं, साइज ज्यादा होते हैं तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता है, निकलना आसान। और नॉन मेटल का देखने में ऐसा लगेगा कि 5 शेल है, लेकिन उसका साइज एक्चुअल में मेटल से छोटा होता है, और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली हेल्ड होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करते। ये सब चीजें आगे जाके हमारी कंबाइन हो जाती है ना। आगे बढ़े, इन 3 क्वेश्चंस के बाद अगले पे चलते हैं। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए आपको दिया गया Li प्लस और Mg2 प्लस, और बोला गया कि भाई इनके साइज का ऑर्डर या रेडियस का ऑर्डर बनाइए। अब ध्यान सुनिएगा, टाइप पहचानने की कोशिश करें सबसे पहले। क्या ये सेम पीरियड सेम ग्रुप वाला केस है? क्या नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले से ही सॉल्व होगा। ये है नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एक मिक्स वाला क्वेश्चन भी बनता था, जो कल लास्ट में दिया था आपको? जनरली 2 इलेक्ट्रॉन से बड़े, 10 इलेक्ट्रॉन से बड़े, 18 इलेक्ट्रॉन से बड़े, 36, क्योंकि चार्ज है। चार्ज है तो या तो आइसो वाला होगा या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट वाला होगा। आप इसको चेक करते हो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? 2। इसमें कितने निकलते हैं? 10। भैया अगर दोनों में 2 या दोनों में 10 होते तो मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक से सॉल्व कर देता, लेकिन ये आइसो तो नहीं है। लेकिन आइसो में भी मिक्स वाला क्वेश्चन है, जनरली 2 से बड़े 10, 10 से बड़े 18, 18 से बड़े 36। अब ध्यान सुनो, अगर आप जनरल वाले कैटेगरी से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑर्डर क्या बन के आ रहा है? 2 से बड़े 10। ये ऑर्डर बन के आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ऑर्डर देखने में आपको ऐसा लगेगा कि जनरल वाला जो कल ट्रेंड लिखा था उससे ये आएगा। जनरली वाला ट्रेंड आपका मैक्सिमम जगह काम कर जाएगा, कुछ जगहों पर नहीं भी करेगा। उनमें से एक जगह ये है, मैंने आपको बोला था पूरी केमिस्ट्री में आप आईओसी में कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, हर टॉपिक के बाद कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर्स आएंगे ना। ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है, मान लो डिफरेंट है, बट हर एक्सेप्शन का रीजन होता है। इसका रीजन हम समझेंगे भी, क्योंकि हमारे सिलेबस की बात है। ध्यान सुनना, देखने में ऐसा लगेगा कि ऑर्डर ऐसा है, लेकिन ऑर्डर इसका ठीक उल्टा है। अब क्यों उल्टा है उसको हमें समझना है। पूरे सिलेबस में आपको ढेर सारे एक्सेप्शंस लिखाए जाएंगे मार्केट की डिमांड पे, है ना। किसकी डिमांड पे? मार्केट। आप इधर उधर के पेपर सॉल्व करोगे, है ना, ऊपर के, नीचे के, आगे के, पीछे के, उस संस्थान के, उस संस्थान के, तो आपको क्या है कि क्वेश्चन मिलेंगे खूब सारे उठपटांग, ठीक। और वो उठपटांग क्वेश्चन फिर आओगे मेरे से ही पूछने कि सर ये कैसे हो गया, वो, तो मैं लिखा सब दूंगा आपको, लेकिन लिखाते वक्त पूरे सिलेबस में शुरू से आखिरी तक 5-10 ऐसे केस होंगे जो मैं बोलूंगा ये एक्सेप्शन याद होने चाहिए। लिखाएंगे खूब सारे, सब लिखा देंगे, लेकिन बोले जाएंगे कुछ कि इनको याद रखना ही है। कितने होंगे? 5-10 गिनती के, इससे ज्यादा नहीं होंगे। वो 10 आपको याद रखने हैं, बाकी एक्सेप्शन आपसे याद हो सके याद कर लेना, नहीं हो सके मत याद करना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो 5-10 बोलूंगा वो जरूर याद होने चाहिए, और उनमें से पहला ये है। ये वाला जो ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं, एक्सेप्शनल ऑर्डर आएगा, पर ये याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर डायगोनल रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? डायगोनल। और डायगोनल रिलेशनशिप हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है पहले, ठीक है। आइए ध्यान सुनते समझते। इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो क्या बन रहा है,
तो इसके ऑर्डर को समझने के लिए हमें एक टॉपिक जो अभी मैंने नाम लिया डायगोनल रिलेशनशिप, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद डायगोनल रिलेशनशिप। रेडियस का पॉइंट चलते रहने दीजिएगा, उसी में साइड में एक पॉइंट हमें समझना है, एक टॉपिक हमें समझना है, टॉपिक का नाम है डायगोनल रिलेशनशिप। आइए बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। हमने प्रीवियस क्लास में या एक दो क्लास पहले एक टर्म लिखा था एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस बिहेवियर, अरे जगह है कि नहीं है भाई? ए मुन्ना, जगह है कि नहीं है? नहीं है, इधर आइए, ये कुर्सी ले ले, आ जाए इधर। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप के ऊपर बात करें, क्या है? हमने एक टर्म यूज करी थी, टर्म का नाम क्या था? एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस बिहेवियर में, चेयर ले ले, स्टूल ले ले, आराम से बैठ जा, एक पे रख ले कॉपी, एक पे बैठ जा। अब देखो, डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें, क्या याद करिएगा, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना। और अगर हम लोग बात करें थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हो जाते हैं बेटा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड सो ऑन। ठीक, एनॉमलस बिहेवियर की टर्म जब हमने यूज करी थी, तो वो टर्म क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, हमेशा एक ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टी जनरली क्या होती है? सेम। लेकिन हमने ये देखा था, या ये बोला था उस समय मैंने आपको, कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टी तो अपने ग्रुप से मैच होती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से अलग भी होती है। सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी तो अपने ग्रुप से मैच होती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी अलग भी होती है। और इस बिहेवियर को, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के इस बिहेवियर को, कि अपने ग्रुप से अलग भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इस बिहेवियर को बोला गया था एनॉमलस बिहेवियर। अब आगे बढ़ते हैं, उसके इसकी कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप से मैच हुई और कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप से अलग है। वो जो प्रॉपर्टी ग्रुप से अलग है, जो अलग है, वो प्रॉपर्टी इससे मैच होती हुई देखी गई है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मैच हुई, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से अलग है। वो जो अलग प्रॉपर्टी है, वो इससे मैच होती हुई देखी गई। इसकी कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मैच हुई, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो अलग है, वो इससे मैच होती देखी गई। और आप देखो तो इसका मतलब है लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी अपने डायगोनली आने वाले थर्ड पीरियड के एलिमेंट से मैच हो रही है। बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी डायगोनली आने वाले थर्ड पीरियड के एलिमेंट से मैच हो रही है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड के डायगोनल में आने वाले एलिमेंट से मैच होती है, और इस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? डायगोनल। सारी प्रॉपर्टी मैच होती है या कुछ प्रॉपर्टी मैच होती है? कुछ अपने ग्रुप से भी मैच होगी, कुछ बाजू वाले से भी मैच होगी। एक काम करें, पहले ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बनाइए, डेफिनेशन लिखते हैं और इस पर और डिस्कशन करना है अभी। ईएलपी मॉड्यूल का सॉल्यूशन करते रहना, है ना। आपका एग्जाम शायद 21 को है, 21 को आपका एग्जाम है ना। तो तब तक हमारा पीरियोडिक उसके पहले खत्म हो जाएगा, तो पीरियोडिक एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं ईएलपी और मॉड्यूल डिस्कस कर दूंगा। तब तक सॉल्व करते रहिए जितने जितने हो जा रहे हैं। चलिए, है ना। अब देखो, ये जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने किया गया है, इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझते हैं कहानी क्या। ध्यान सुनिएगा, हमने ये बोला कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी डायगोनल वाले से मैच हुई। इसको स्टेटमेंट में लिखा दे रहा हूं, लिखिएगा। some properties of second period elements, some properties of second period elements, some properties of second period elements resemble with, some properties of second period elements resemble with diagonally related, resemble with diagonally related third period elements, diagonally related third period elements, फुल स्टॉप, है ना। दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप वगैरह वो सब है। अब देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है? तो मैग्नीशियम। या मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है? लिथियम। बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम का बेरिलियम।
हमें वैसे तो कई सारे डायगोनल रिलेशनशिप के केस है, पर पढ़ने दो ही होते हैं, ये दो वाले है ना, ये दो मेजर केसेस है जो हमारे सिलेबस में, और इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो पहला जो डायगोनल रिलेशनशिप का पेयर है जो हमें पढ़ना है वो है लिथियम मैग्नीशियम, और दूसरा जो डायगोनल रिलेशनशिप का पेयर है जो हमें पढ़ना है वो है बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अब बात ये आई कि ठीक है सर, ये मान लिया कि बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच हो गई, पर क्यों मैच हो गई, व्हाट इज द रीजन, रीजन पूछा जाता है इसका। एनसीईआरटी एस ब्लॉक में इसके रीजंस दिए हुए थे, तो पूछे जाते हैं, रीजन पे बात करते हैं। पहले बात कर रहे हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बारे में। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप का जो रीजन है वो होता है सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। रीजन होता है सिमिलर आयोनिक पोटेंशियल। अब ये जो सिमिलर आयनिक पोटेंशियल हमने बोला, ये है क्या या किस चीज के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, आइए उसको ध्यान से समझते हैं। सिमिलर आयनिक पोटेंशियल कहने से क्या मतलब है हमारा, वो देखते हैं। बेटा आयनिक पोटेंशियल जो है ना, दिस इज बेसिकली नथिंग बट फाई, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। आयनिक पोटेंशियल, ध्यान रखना, आयनिक पोटेंशियल बोल रहा हूं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूं, दोनों अलग अलग चीज है। आयनिक पोटेंशियल का मतलब फाई होता है, और इसको रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन साइज या फिर चार्ज अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला होता है किसका, आयनिक पोटेंशियल का। आयनिक पोटेंशियल फाई जो है ना, इसको यहां पर हम आयनिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, आगे जाके सिलेबस में इसी फाई को चार्ज डेंसिटी भी बोला जाएगा, और सिलेबस में आगे जाके इसी फाई को पोलराइजिंग पावर भी बोला जाएगा। फजांस रूल में पोलराइजिंग पावर के वो यही होता है, कुछ नहीं, सेम ही नाम है। अब देखो, अभी बात कर लेते हैं आयनिक पोटेंशियल के टर्म्स में। आयनिक पोटेंशियल सेम होने की वजह से, लगभग सेम होने की वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच होती है। सर कैसे प्रॉपर्टी मैच हुई, एक बार बताओ जरा, यहां पर देखो ध्यान से। मान लो मैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं, एक बार जस्टिफिकेशन देता हूं तो दिमाग में आ जाएगी बात। हम लोग कौन से पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, आयनिक। मतलब न्यूट्रल फॉर्म में लेना या आयनिक फॉर्म में लेना, आयनिक फॉर्म। बेरिलियम का आयन नेचर में क्या बनता है बेटा, Be2+। एल्यूमिनियम का आयन नेचर में क्या बनता है, Al3+। इन दोनों के लिए चार्ज बाय रेडियस का रेशियो निकालू। मान लो इसका जो फाई है उसको नाम दे दिया मैंने φ1, और उसके लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं चार्ज अपॉन रेडियस। रेडियस की क्या वैल्यू मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, x मान लिया हमने, ठीक है। यहां पर चलते हैं, φ2 निकालना है, चार्ज तो दिख रहा है, रेडियस कितना है मुझे नहीं पता, y मान लिया। ऑब्वियसली जब आप इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालोगे तो देखा यह जाएगा कि जो φ1 की वैल्यू आएगी और जो φ2 की वैल्यू आएगी वो वैल्यू लगभग बराबर आएगी सॉल्व करने के बाद। और इसी को हम बोल रहे हैं कि इन दोनों का जो आयनिक पोटेंशियल होता है वो लगभग बराबर होता है, और इसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच हो जाएंगी, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप। तो आपसे कभी पूछा जाए कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप क्यों दिखाता है, रीजन इज सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, नोट डाउन कर लीजिए, बाकी एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, बस उतना लिख लीजिए कि आयनिक पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज अपॉन रेडियस। चलिए ना, अब देखो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की कहानी को समझने के बाद अगला जो डायगोनल रिलेशनशिप हमें समझना है वो कौन सा बेटा, लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी हम साइज के ऑर्डर के ऊपर बात कर रहे थे, वो आपको लिथियम और मैग्नीशियम से ही समझ में आने भी वाला है। आइए बात करते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप के ऊपर। पहले इसका रीजन बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए, फिर उसको समझाता हूं। डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम मैग्नीशियम, रीजन बोल रहा हूं, लिखिएगा। ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। लिथियम और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो आपस में बराबर होता है लगभग,
और जो इनके आयनिक आयनिक रेडियस होते हैं वो भी आपस में लगभग बराबर होते हैं। आइए समझते हैं इस बात को। हमने अभी थोड़ी देर पहले जिगजैग जिगजैग उल्टा एन के बारे में बात करी थी। बेटा ग्रुप नंबर 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या सॉरी कैल्शियम, ये आ गए। अब देखो यहां पर जब हमने ऑर्डर बनाया था जिगजैग जिगजैग उल्टा एन, तो ये स्मॉलेस्ट था, इससे बड़ा कौन था? लिथियम, और उससे बड़ा कौन था? मैग्नीशियम। तो अभी मुझे लिथियम और मैग्नीशियम पे फोकस करना है। तो एक बात बताओ, ये जो ऑर्डर जिगजैग जिगजैग उल्टा एन बनाया था, ये आयंस के लिए था या एटम्स के लिए था? एटम्स। एटॉमिक फॉर्म में हमें क्या दिख रहा है कि लिथियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम बड़ा है। ये सबसे छोटा था, ये उससे बड़ा था, ये उससे बड़ा था। लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम की जब वैल्यू देखते हैं, मैं रैंडम वैल्यू लिख रहा हूं, लगभग क्लोज है, बट हाँ थोड़ा एक अंदाजा लग जाएगा अपने को। मान लो इसकी वैल्यू 140 पिकोमीटर है, तो इसकी वैल्यू कैसी देखी गई? 136 पिकोमीटर टाइप की देखी गई। तो जब हम इसके रेडियस को देखते हैं तो हमें क्या लगा कि भैया लिथियम और मैग्नीशियम में से बड़ा कौन है? मैग्नीशियम, क्लियरली दिख रहा है। लेकिन वैल्यू का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल है। कल जैसे हमने कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट्रैक्शन की बात करी थी, तो ऐसी वैल्यूज को हम ऑलमोस्ट इक्वल मान के चल रहे थे। तो आप देखो लिथियम और मैग्नीशियम में एग्जैक्ट वैल्यू पे जाऊंगा तो मैग्नीशियम हल्का सा बड़ा है, लेकिन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस मार्जिनल होता है, और इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो अभी हमने लिखा। अब क्या बात हुई, ध्यान सुनिएगा। हमारा जो क्वेश्चन यहां पर है, ये एटॉमिक रेडियस है या आयनिक रेडियस है? आयनिक। आइए इधर ध्यान दीजिएगा। लिथियम का जब आप आयन बनाओगे तो लिथियम का आयन नेचर में Li+ मिलता है, और मैग्नीशियम का जब आप आयन बनाओगे तो बेटा मैग्नीशियम का आयन नेचर में Mg2+ मिलता है। साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम। साइज ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम। मतलब अगर ये 136 है तो ये 136 से छोटा होगा, ये बात समझ में आती है। अगर ये 140 है तो ये 140 से छोटा होगा। लेकिन अब एक बात ऐसा अज्यूम करिए, क्या इस पे +1 और इस पे +2 आ रहा है? यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज का डिक्रीज ज्यादा होगा। अगर हम ये थोड़ा अज्यूम कर लें कि इनिशियली अगर दोनों का साइज बराबर है तो यहां पर जितना डिक्रीज होगा यहां पर उससे ज्यादा डिक्रीज होगा। तो जो अल्टीमेट वैल्यू आती है, जो अल्टीमेट वैल्यू आती है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगेन रैंडम पे बात कर रहे हैं, बट एक टेंटेटिव बिल्कुल क्लोज वैल्यूज है ये। तो हुआ क्या कि साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। लेकिन सर यहां पर डिक्रीज कम हुआ, यहां ज्यादा हुआ। कारण क्या है? यहां पर 2+ आ रहा है और यहां पर 1+। अब आप देखो तो इन दोनों की जो वैल्यू है उससे हमें यह दिख रहा है कि लिथियम और मैग्नीशियम में से बड़ा कौन है? लिथियम। लेकिन अगेन डिफरेंस मार्जिनल है, ऐसा लगा देते हैं। और यही बात बोली गई है डायगोनल रिलेशनशिप के लिए कि लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियस और इनका आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो एक्चुअल में यहां पर जो साइज का ऑर्डर होगा देखने में ऐसा लगेगा, लेकिन ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप Li+ और Mg2+ में से बड़ा साइज किसका होता है बेटा? Li+ का। और हम यहां पर ऑलमोस्ट इक्वल का साइन भी लगा देते हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। ये जो Li+ Mg2+ लगाया गया है, स्टार मार्क कर लेना। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इन द सेंस की जो ट्रेंड होना चाहिए था उससे अलग है, पर ये याद होना चाहिए क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप से रिलेटेड है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। चलिए एक और केस के ऊपर बात करते हैं, एक और डिफरेंट ट्रेंड के ऊपर बात करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। आइए इधर H-, F-, Cl- और Br-। मान लो आपको दिया गया और बोला गया कि इसमें साइज का ऑर्डर बनाइए। सबसे पहली बात, सेम पीरियड बिल्कुल भी नहीं है, सेम ग्रुप नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि उसमें मिक्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 18 इलेक्ट्रॉन है और ये 36 इलेक्ट्रॉन है। क्या जनरल वाले केस के हिसाब से लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। 2 से बड़ा होना चाहिए 10,
10 से बड़ा कौन होगा बेटा 18, 18 से बड़ा कौन हो जाएगा 36, दैट इज ये ऑर्डर आना चाहिए। ऑर्डर लगभग सही है, बस इसमें एक गड़बड़ है कि जो H माइनस है वो उठ के सबसे आगे चला जाता है। इसका जो एग्जैक्ट ऑर्डर है पहले वो लिख देता हूं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। इसका जो ऑर्डर देखा गया वो ऑर्डर कुछ इस प्रकार मिला हुआ है बेटा। ये जो बात अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ऑर्डर मैं बता रहा हूं है तो एक्सेप्शन तो हो ही गया एक तरह से, ये याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला वाला याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला बस मार्केट के लिए बता दे रहा हूं। हाँ, यहां से एक कंक्लूजन है जो हमें लेना होगा, बस वो कंक्लूजन ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं। अब सुनो, ये जो ऑर्डर आ गया इसमें क्या हुआ कि H माइनस सबसे आगे चला गया। अब सवाल ये उठता है कि सर H माइनस आगे क्यों चला गया, तो उसके जाने के पीछे का जो लॉजिक है उसको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, आप यहां पर H और F को देख लीजिए, उससे कंपेयर करते हैं, है ना। Cl और Br की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों से समझ में आ जाएगी बात। मुझे बताइए, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1, न्यूट्रल फॉर्म की बात चल रही है। फ्लोरीन में न्यूट्रल फॉर्म में 9 प्रोटॉन्स एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इनका P बाई E का रेशो निकाल रहा हूं, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन का रेशो निकाल रहा हूं, P बाई E का रेशो निकाल रहा हूं, 1 बाय 1 दैट इज 1, और इसका भी P बाई E का रेशो निकालूंगा तो 9 बाय 9 दैट इज 1। न्यूट्रल फॉर्म में कोई भी एलिमेंट हो दुनिया का, उसका P बाई E का रेशो कितना आएगा 1। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं, प्रोटॉन का अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन कितना पहुंच रहा है, जेड इफेक्टिव की तरफ हम लोग थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहते हैं। अब क्या हुआ, आपने H को किस में कन्वर्ट कर दिया, H माइनस में, और F को किस में कन्वर्ट कर दिया, F माइनस में। H को H माइनस में कन्वर्ट करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल ऐड किया है, और F को F माइनस में कन्वर्ट करने का मतलब भी एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल ऐड किया है। मुझे बताइए, अगर मैं H को कन्वर्ट करता हूं H माइनस में और F को कन्वर्ट करता हूं बेटा F माइनस में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी 1 ही है। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कभी भी नहीं बदलता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, 1 है, 1 ही रहेगा। यहां पर फ्लोरीन की बात करें, बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा 9, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन बदल गए होंगे बेटा, यस। जैसे लोगों के जज्बात बदल जाते हैं वैसे इसके इलेक्ट्रॉन बदल गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब एक बात देखो, यहां पर P बाई E का रेशो कितना आया था 1 and 1, यहां पर P बाई E का रेशो निकालोगे तो यह आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5, और यहां पर अगर आप P बाई E का रेशो निकालोगे तो दैट इज 0.9। क्या एनायन के केस में Z इफेक्टिव कम हो जाता है, हाँ, अरे हाँ, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो भैया नेगेटिव चार्ज में जो Z इफेक्टिव न्यूट्रल में था उसके मुकाबले एनायन बनते ही, नेगेटिव चार्ज आते ही Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर भी Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन फर्क क्या आ रहा है, ध्यान सुनना, यहां पर इसको परसेंटेज में देखो, यहां पर अगर Z इफेक्टिव 100% था तो यहां पर 50% आ गया, जबकि यहां पर Z इफेक्टिव अगर 100% था तो यहां, और इसके बाद अगर आप क्लोरीन ब्रोमीन में इमेजिन करोगे ना तो वहां 10% का चेंज भी नहीं आएगा। यहां पर 50% का चेंज आया या 10% का चेंज आया, उनमें जो चेंज आएगा ना वो लेस देन 10% का होगा, मतलब 5%, 6%, 2% ऐसा आएगा। तो इसलिए उसको हटा रखा है, इन दोनों पे बात करी क्योंकि इनमें मेजर चेंज आया। अब हो क्या रहा है, क्योंकि Z इफेक्टिव 50% का डिक्रीज हुआ, ये किसी भी एनायन में चेंज होने वाला सबसे बड़ा चेंज है बेटा, किसी भी एनायन में इससे ज्यादा चेंज नहीं देखा जाता। तो हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस था वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे शुरू पे कितने का अट्रैक्शन लगा रहा था, 100%। एक इलेक्ट्रॉन आते ही जो अट्रैक्शन है वो 50% से डिक्रीज हो गया। अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, और वो इतना बाहर चला जाता है ड्रास्टिकली कि भैया जो H माइनस सबसे छोटा होना चाहिए था इनमें से, वो ड्रास्टिकली इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो H माइनस इन सबसे क्या हो जाता है बेटा, बड़ा। अल्टीमेटली ऑर्डर तो याद रखना बेटा, उसका जो लॉजिक है वो हमने यहां पर समझा, बट एक बात इसमें कंक्लूजन जो निकालना है, ऑर्डर से मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, कंक्लूजन से मतलब है। आपसे अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट एनायन कौन सा होता है, क्या पूछा जाए बेटा, स्मॉलेस्ट एनायन कौन सा होता है, ध्यान सुनना। आप अगर इस ऑर्डर को देखो तो सबसे छोटा एनायन कौन दिखेगा, H में। ये बात बताओ, कल आपको ये बोला गया था कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन या लूज क्यों करता है,
इनर्ट गैस बनने के लिए। इनर्ट गैस में 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, यही तो होते हैं। तो सबसे छोटी इनर्ट गैस ये है। तो अगर कोई एनायन बन रहा है तो सबसे छोटा एनायन इनमें से जनरली कौन होना चाहिए था? 2 इलेक्ट्रॉन वाला। और 2 इलेक्ट्रॉन वाला एकमात्र एनायन होता है H माइनस। ध्यान सुनना, पहले पीरियड में एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे में आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तीसरे में आ जाएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करते करते चले गए। ये जब एनायन, एनायन के बारे में बात कर रहा हूं, कैटायन की बात नहीं कर रहा, जब ये एनायन बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला एनायन बन जाएगा। ये सारे जब एनायन बनाएंगे, इनमें से एनायन कौन बनाएगा? ये बनाएंगे, ये तो मेटल होते हैं। ये एनायन बनाएंगे और ये एनायन बना के कितने इलेक्ट्रॉन वाला एनायन बनेगा? 10। ये बनेगा C4 माइनस, कार्बाइड एनायन, 10 इलेक्ट्रॉन। ये बनेगा N3 माइनस, ये बनेगा O2 माइनस, ये बनेगा F माइनस, सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन वाले एनायन बने। इसके बाद यहां पर जो आएंगे वो 18 इलेक्ट्रॉन वाले एनायन होंगे। जनरल बात क्या बोल रही है कि 2 से बड़ा साइज किसका होना चाहिए? 10 का। अच्छा, अगर मैं पूछूं इसमें, इसमें, इसमें और इसमें सबसे छोटा कौन है? स्मॉलेस्ट पे फोकस करें, सबसे छोटा कौन है? कौन होगा? क्योंकि ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा, और जिसका नेगेटिव चार्ज कम उसका साइज। तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन में सबसे छोटा एनायन F माइनस हो गया बेटा? और 2 इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा एनायन, कायदे से ये सबसे छोटा होना था, लेकिन क्या H माइनस और F माइनस में एक्सेप्शनल साइज की वजह से F माइनस छोटा मिला कि नहीं मिला? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि होना तो H माइनस को स्मॉलेस्ट चाहिए था, लेकिन नेचर में जो सबसे स्मॉलेस्ट एनायन मिलता है वो कौन होता है बेटा? F माइनस। इसी की वजह से आगे जब फजान्स रूल आप पढ़ेंगे, पोलराइजेशन, तो वहां पर आप ये पाएंगे कि फ्लोराइड्स जो होते हैं ना वो मैक्सिमम टाइम आयनिक मिलते हैं आपको, क्योंकि छोटे साइज एनायन के होने की वजह से इनका पोलराइजेशन नहीं हो पाता है, और इसीलिए मैक्सिमम फ्लोराइड आपको आयनिक मिलेगा। बेटा नोट कर लीजिए इस बात को, ये जो स्मॉलेस्ट एनायन है ये टेक अवे है, इसको हमें ध्यान रखना है, बाकी तो ठीक है, ऑर्डर से ज्यादा मतलब नहीं है। चलिए ना, अब ये जो 2 केस आपको बताए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, है ना, ऑर्डर्स के ही हैं। जो भी केसेस दिए जा रहे हैं, सबसे पहले टाइप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी का आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करिएगा।
पहला वाला क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है? एस ब्लॉक है पूरा। सॉल्व किससे होगा? जिगजैग, जिगजैग, उल्टा एन। सेकंड नंबर पे बेटा जो क्वेश्चन है, ग्रुप 13 कल भी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ये विद कॉन्ट्रैक्शन वाला ग्रुप था, और एकमात्र ऐसा ग्रुप जिसमें दोनों कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। पहले ऊपर वाले के ऑर्डर पे बात कर लेते हैं। बताइए इसका आंसर, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। सबसे छोटा बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा सोडियम, से बड़ा कैल्शियम, से बड़ा पोटेशियम। ये ऑर्डर आ गया इसका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इस पे बताइए सबसे छोटा कौन होगा बेटा? बोरॉन। बोरॉन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम। आलू गाजर में बड़ा कौन था? आलू। यहां पर ऑलमोस्ट इक्वल भी लगा दे रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम आगे चले जाएगा, फिर आ जाएगा इंडियम, और इंडियम से बड़ा कौन होगा? थैलियम। थैलियम में भी ऑलमोस्ट इक्वल लगा दे रहा हूं, बट ये एग्जैक्ट ऑर्डर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, Li प्लस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। ट्राई करिए इसको, केस नंबर 3 या 4 में से कोई होना चाहिए कंडीशनली। अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी मिक्स वाला क्वेश्चन रेडियस में एटलीस्ट आपको देखने को मिलता है, तो उस पर भी चेक करें एक बार। चलिए आइए देखते हैं इसको बेटा। Li प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और इन बाकी सब में 10। तो ये 10 वाले तो आपस में क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पहले इन 10 वालों को सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाते चलिए। सबसे छोटा इनमें से कौन होगा? Al3 प्लस। फिर उससे बड़ा कौन होगा? Mg2 प्लस। फिर उससे बड़ा कौन होगा बेटा? Na प्लस। ये तो इन तीनों का ऑर्डर बन गया। अब मुझे बताइए ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। जनरल कंडीशन क्या बोलती है? 2 और 10 में से बड़ा कौन है बेटा? 10 वाला। तो Li प्लस क्या हो जाना चाहिए? सबसे छोटा। पर ऐसा है नहीं, ऐसा है इससे जस्ट पहले। Li कहां गया? अच्छा, उड़ा दिया था। Li प्लस और Mg2 प्लस वाला केस है। क्या Li प्लस का साइज Mg2 प्लस से बड़ा है कि नहीं है? है। ध्यान सुनना भी है ना। Li प्लस का साइज Mg2 प्लस से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि Al3 प्लस तो सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा कौन हो गया? Mg2 प्लस। लेकिन Mg2 प्लस से स्लाइटली बड़ा कौन है बेटा? Li। अब मुझे बताओ, लिथियम और सोडियम को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या ये एक ही ग्रुप के हैं या नहीं है? और डाउन द ग्रुप लिथियम से बड़ा कौन होगा? सोडियम। तो ये ऑर्डर बन गया। अच्छा एक बात चलो और बता भी देता हूं, यहां पर ध्यान सुनना। जैसे मैं बात करूं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, ध्यान सुनिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और यहां पर आते हैं बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या बनेगा? जिगजैग, जिगजैग, उल्टा एन। लेकिन जब आयनिक रेडियस की बात करोगे ना, क्या अभी हमने डायगोनल रिलेशनशिप में इन दोनों की बात करी बेटा? इन सबके ऊपर कितना आता है? आयनिक फॉर्म की बात चल रही है ना, +1। इन सबके ऊपर कितना आता है बेटा? 2 प्लस, 2 प्लस, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, लिथियम और मैग्नीशियम में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये एरो मत समझना, इसको ग्रेटर देन का सिंबल समझना। इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। ये बात सिर्फ यहां नहीं है, हर जगह है। पढ़ना सिर्फ LIMG होता है, लेकिन एनसीईआरटी का डेटा देखोगे तो ये ऑर्डर ऐसा बनता है। मतलब ये डायगोनल रिलेशनशिप एस ब्लॉक में शुरू से आखिरी तक चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट अपने को LIMG पे फोकस करना है। बट बाकी बता दिया, कभी बाई चांस किसी को कहीं यूज आ जाए, अगले साल मान लो एम्स वेम्स हो जाए, तो एम्स में तो पूछा जा सकता है। लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना मत लिख। हाँ बिल्कुल, Li प्लस Na प्लस में शेल नंबर, सेम ग्रुप के हैं तो शेल नंबर लगेगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वापस से आइए यहां पर। इसका ऑर्डर बनाने के बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है La3+, सीरियम 3+, PM3+ और ND3+। ठीक है, याद करिए मैंने कल आपको लैंथेनाइड्स के बारे में जब 4F सीरीज के बारे में बताया था तो मैंने एक बात बोली थी कि 4F सीरीज का एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होता है बेटा? 58 से 71। याद करिएगा, सीरियम से स्टार्ट होता था और ल्यूटेशियम पे एंड होता था। एटॉमिक नंबर 71, एटॉमिक नंबर 58। क्या इनके लिए हमने दो तरह के रेडियस के ऊपर बात करी हुई थी बेटा? यस। पहला तो इनके लिए पड़ा था एटॉमिक रेडियस, लेफ्ट टू राइट लगातार रेडियस कम हो रहा था बट ईयू का साइज बड़ा हो जाता है या सबसे बड़ा हो जाता? सबसे बड़ा। और दूसरा देखा था कि इनके लिए आयनिक रेडियस +3, और +3 में देखा था कि विदाउट एनी एक्सेप्शन लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा था। और मैंने एक बात और बोली थी कि ये जो 58 से 71 एलिमेंट है इनका जो नाम है वो लैंथेनम के नाम पे रखा गया है। तो मैंने बोला था कई बार इनके क्वेश्चन के साथ लैंथेनम फ्री में चिपका के देगा, ये वही क्वेश्चन है। ये सब 4F के एलिमेंट है और इनके साथ लैंथेनम आपको चिपका के दिया गया है। आराम से आइडेंटिफाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे IE, EA, EN में भी ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये पहली बार आपके सामने आ रहा है, आगे भी ऐसे ही बार बार ये आएगा हर टॉपिक में, तो अपने को दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये 4F के एलिमेंट है और 4F के साथ हमको लैंथेनम कई बार फ्री में चिपका हुआ मिलेगा। आपको इस लैंथेनम को इसी सीरीज का पार्ट मानते हुए सॉल्व कर देना है। अब एक बार ऑर्डर सोचिए क्या बनेगा। सबसे लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता, बताओ सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? उससे छोटा, उससे छोटा, सॉरी, उससे छोटा साइज किसका हो जाएगा? और उससे छोटा कौन हो जाएगा? ये ऑर्डर अगेन गलत है, फिर से गलत है, एक्सेप्शन नहीं है, सॉल्व गलत किया आपने। हाँ, एग्जाम में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन को इधर उधर कर देगा, आपको दिख जाएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इनको इधर उधर कर देगा, आपको दिख जाएगा। 4F नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि यूज ही नहीं करते हो जाता है ना। याद करो, इसको सीक्वेंस में तो अरेंज करो। पहले मैंने एलिमेंट आगे पीछे कर दिए। सिर पर नदियां, प्रेम, इनका पोजीशन इंटरचेंज है। तो ये ध्यान रखना, ये चालाकी यहां पर की जा सकती है। चालाकी के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आ जाते हैं बेटा 10th नंबर के केस पे। अब देखिए यहां पर आपको कौन दिख रहा है? निकल, कॉपर, जिंक। कल हम लोगों ने 3D के साइज के ऊपर जब बात करी थी तो दो तरह के रेडियस लिखे थे, एक तो कोवेलेंट रेडियस और एक मेटालिक रेडियस। और मैंने आपको बोला था हमें कुछ नहीं दिया तो मेटालिक ही ट्रीट करना है, क्योंकि ये मेटल्स हैं। और याद करिए निकल, फेकोनी का साइज बराबर होता था और उसके बाद साइज बढ़ जाता था। क्या जाने मन का साइज बराबर था कि नहीं था बेटा? था। और इसके बाद I+I में अगर मैं रेडियस बनाऊंगा तो I+ सबसे छोटा, I उससे बड़ा और I- उससे भी बड़ा, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। लास्ट वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत बार पूछा भी जाता है। I+I, I- है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए करवा दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब ये सारे ऑर्डर्स हो जाने के बाद रेडियस पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे। क्वेश्चन लिखिएगा, in which of the following compound cation to anion size ratio in which of the following compound cation to anion size ratio is maximum? Cation to anion size ratio is maximum. ऑप्शंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, NaF, NaCl, NaBr, NaI। सबसे पहले बेटे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो कैटायन टू एनायन का साइज रेशो बोला गया है। मतलब हमें
कैटायन और एनायन के साइजेस को इस तरह से लेना है। इसी क्वेश्चन में एक और तरह का क्वेश्चन बनता है, उसमें एनायन टू कैटायन साइज रेशो भी बोल सकता था। जो पहले बोला उसको न्यूमरेटर में रख दिया, जो दूसरा बोला उसको डिनोमिनेटर में रख दिया और उसका रेशो लिया। रेशो किसका लेना है? साइज का। और आपको क्या बोला गया? ये साइज रेशो कैसा चाहिए? मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए? मैक्सिमम। अभी मैक्सिमम बोला है, हो सकता है मिनिमम भी बोल दे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैथमेटिक्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशो है वो मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? बड़ा। न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। सही है ना भैया? अगर मैक्सिमम चाहिए तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। पक्की बात? हाँ। अब जिसको ये ना समझ में कुछ नहीं कर सकता भाई मैं ना। अगर आपको रेशो का वैल्यू ज्यादा चाहिए तो ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा और नीचे वाला वैल्यू कम होना चाहिए। अब आप बताइए, कैटायन का साइज कैसा चाहिए? मैक्सिमम। एनायन का साइज कैसा चाहिए? मिनिमम। तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इनमें से कैटायन और एनायन पहचानो। तो इतना मेरे हिसाब से बच्चा बच्चा जानता है कि एनएएफ में ये कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन और कैटायन एनायन। कैटायन देखो, कैटायन तो सारों जगह सेम है, तो कैटायन से तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, सब जगह Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस है। तो मुझे अब किससे सॉल्व करना पड़ेगा? एनायन से। और मुझे अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो एनायन बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए? छोटा। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से छोटा एनायन कौन है बेटा? फ्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा NaF। अच्छा, इसी में अगला क्वेश्चन सुन लेना बस, है ना। इधर देखिए, आपको बोलता कि यहां पर कैटायन टू एनायन साइज रेशो मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम कब होता? जब कैटायन छोटा और एनायन बड़ा। पर कैटायन तो सेम है, तो कैटायन से कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपको एनायन कैसा चाहिए होता? बड़ा। आंसर ये वाला हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, in which of the following compound internuclear distance will be maximum? In which of the following compound internuclear distance will be maximum? पहला ऑप्शन लिखें LIF, दूसरा लिखें LICL, अगला लिखें LIBR, अगला लिखें LII। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। करेक्ट आंसर इज LII। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मैक्सिमम होने का मतलब है बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम चाहिए, और बॉन्ड लेंथ के लिए एटम के साइज ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए? ज्यादा। लिथियम तो सभी में कॉमन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से बड़ा साइज किसका होता है बेटा? आयोडीन का। तो वही आंसर है, LII विल बी दी आंसर। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, है ना, ये आयनाइजेशन से पहले, जब, सुनो इधर मेरी बात, है ना, आपने जब ELP VLP सॉल्व करी होगी तो उसमें कई बार 1A 2A 1B 2B, तो कुछ बच्चों को उसमें दिक्कत थी, बार बार आके पूछ रहे थे, तो एक बार वो बता देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं ना। हमारे पास दो तरह के पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट्स हैं। अगर हम बात करें तो एक तो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और एक हमारे पास होता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सुनना और समझना ध्यान से बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है हमारे पास? 18। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। इनमें से हम ये जानते हैं कि ये दोनों कौन से ब्लॉक के बेटा? S ब्लॉक। यहां से लेकर 12 तक कौन सा ब्लॉक है बेटा? D ब्लॉक। और ये सब किसके हैं बेटा? P ब्लॉक। ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हुई। अब इससे पुराना जो वर्जन था वो था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मॉडर्न और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में आप 9-10 से पढ़ते हुए आते हैं। एक आपने पढ़ा होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और एक आपने पढ़ा होता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उसमें क्या बोला जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये बोला जाता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्योंकि भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड है।
और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मास नंबर या एटॉमिक मासेस, है ना। तो ये मास के ऊपर बेस्ड है और ये एटॉमिक नंबर, ये बस अलग से बात बता दी है ना। अब आइए इधर, मेंडलीव के समय पे 18 ग्रुप नहीं थे, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को 8 ग्रुप में डिवाइड करा था, 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स? 8 ग्रुप्स। और उन 8 ग्रुप में इन्होंने सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड करा था। किस में डिवाइड करता? सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। जैसे उसकी कहानी बता दूं थोड़ी सी, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मेंडलीव का जब पीरियोडिक टेबल आया था तो लगभग 63 कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड थे ना, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोई जरूरत है नहीं वैसे अपने को। तो उन्होंने क्या देखा, मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था हाइड्राइड ऑक्साइड के फॉर्मूले के बेसिस पे। और हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला उसने किस बेसिस पे बनाया था? तो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी के हिसाब से बनाया। उस समय यह देखा गया कि भैया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। उन्होंने देखा कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2 है। तो जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी 1 थी उनको ग्रुप नंबर 1 नाम दे दिया, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी 2 थी उनको ग्रुप नंबर 2 नाम दे दिया, मास के हिसाब से अरेंज करते करते। फिर उन्होंने देखा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वाला ग्रुप नंबर होता है 11 करेंट के हिसाब से, और इनको बोला जाता है कॉइन एज मेटल्स। क्या बोला जाता है इनको? ईएलपी में क्वेश्चन करेंगे आप तो वहां पर एक नाम आएगा कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल किसको बोलते हैं? ग्रुप 11 को। किसको बोलते हैं? कॉइनेज क्यों बोलते हैं? पुराने जब समय है ना, जमाने में, समय में राजा महाराजा चांदी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के सिक्के विक्के हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल। ठीक, अब सुनिएगा, हुआ क्या कि एलिमेंट्स में जब देखा तो भैया इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 था तो इनको ग्रुप नंबर 1 दे दिया, और इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 था तो इनको भी ग्रुप नंबर 1 दे दिया। ऐसे ही उन्होंने देखा जिंदगी कबाड़ा हो गई तो उन्होंने देखा कि इन पे भी 2+ आ रहा था तो इसको भी ग्रुप नंबर 2 दे दिया। पर उसने ये देखा कि इस ग्रुप 1 वाले की जो अदर प्रॉपर्टीज थी वो इस ग्रुप 1 से मैच नहीं हो रही, वरना इन 1 वालों को एक साथ ही रख देता वो। तो उसने देखा कि 1-1 तो है लेकिन प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं हो रही, तो उसने क्या करा, एक को दे दिया ए। तो उन्होंने 1-1-2-2 ऐसे नाम तो दिए पर उसको भी ए और बी में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैच हो रहा था लेकिन अंदर की हरकतें मैच नहीं हो रही थी। तो यहां पर ध्यान सुनना, पूरे जो 18 ग्रुप्स हैं इनको हम 8 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और ए और बी में डिवाइड करेंगे। ध्यान सुनना, ग्रुप नंबर 1 है तो रोमन में 1, 2 है तो रोमन में 2, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ए बोला गया है। क्या बोला गया है? ए। और डी को क्या बोला गया है? बी। सुनते चलिएगा, 1A 2A। 3 वाले को, पहले पी पे आ जाते हैं, इसका नाम है 13, ग्रुप नंबर है 13। क्या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 से ज्यादा ग्रुप थे क्या? नहीं, तो 13 तो आने का संभावना नहीं है। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 3। 3A 4A, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ए बोला गया है, 15 को 5A, 16 को 6A, 17 को 7A, एस और पी ब्लॉक को ए, 18 को नाम लिखा चुका हूं पहले, 0 ग्रुप है ना, क्योंकि ये तो वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट थी नहीं, 0 8 का बनाते बॉन्ड है ना, ऐसा। ये तो हो गया एस और पी के बारे में। अब डी में क्या करा, डी को बी बोला, इसका नंबर कितना है? 3। तो ये जो 1 2 3 4 है ये तो यहीं से दिख जाएगा आपको, बस ए और बी का ध्यान रखना होता है। और एक अलग से जो पॉइंट आता है उस पर बात करते हैं, इसको बोला 6B, इसको बोला 7B, इसको क्या बोलता? 8B। पर 9 और 10 नाम का तो ग्रुप ही नहीं था, तो उसने क्या करा, इन सबको समेट के 8B बोल दिया, या 8 बोल दो, क्योंकि 8 नाम का ए और बी है नहीं, वहां पर 8 है नहीं, इसलिए 8B बोल दो या 8B बोल दो चलेगा। इसमें 1 है 2 है, देखो बी तो 3 से शुरू हुआ, अभी 1 और 2B बची है, तो ये 1B बोला गया और इसको क्या बोला गया? 2B, ये नाम है। अब पहले तो एक काम करो, इसको लिखो, अब इसमें एक और बात है वो फिर बात करते हैं। ग्रुप नंबर देख के 1 2 3 4 डायरेक्टली आ जाएगा, बस एस और पी ब्लॉक को ए बोल देना है, डी ब्लॉक को बी बोल देना है। ग्रुप नंबर
8, 9, 10 को मिला जुलाकर ग्रुप 8 बोल देना है। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, सुना करो पहले। मैंने बोला अभी ये लिखो, इस पे कुछ और बात करनी है, करेंगे। अपनी बुद्धि अपने पास ही रखो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना मिला है ना मिलेगा। बहुत बढ़िया। पंचायत देखते रहे तू। सुनिए अब, है ना बेटा, ये जो आपके सामने 1A 2A ये सब लिखा हुआ है, ये तो मैंने बता दिया। अब इसमें एक बात समझिएगा, हमारे सिलेबस में एक चमत्कारी किताब है जिसका नाम है एनसीईआरटी। ये जो अभी हमने लिखा है एनसीईआरटी, इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखती है। आप में से कई लोगों ने एनसीईआरटी देखी होगी, अभी जैसे उसने देख ली है ना। कई लोगों का जीवन जीवन से ऐसा डाउट होता है कि ये क्या लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये टेबल एलिमेंट्स का दिया होता है, वहां पर इसको ए लिखा होता है, इनको भी ए लिखा होता है, लाइन से ए। पहले सारे ए लिख दिए और फिर यहां से लगातार बी लिख दिया। ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि करें तो करें क्या। सुनना, ये जो हमने लिखा है बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी ने जो लिखा वो बिल्कुल सही है, वो भी सही है, दोनों सही है। आप बाहर जाओगे मार्केट में कि सर आपने तो ये लिखाया और एनसीईआरटी में तो ये लिखा है, तो आपको बोला जाएगा एनसीईआरटी गलत है। एनसीईआरटी गलत नहीं है, एनसीईआरटी सही है। पहली बात ये दिमाग में रख लो। दूसरी बात, तो फिर सर मानना क्या है, हम तो इसको मान के चलेंगे, बट एनसीईआरटी ने जो लिखा वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, उसका कारण बताता हूं आपको। सल्फर सुना है? सल्फर की दो स्पेलिंग मार्केट में चलती है। आप या हम जो पढ़ते हैं वो ये है, पर आपको कई किताबों में या कई जगहों पर लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं नेट वेट पे, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम है जिस इंग्लिश को हम लोग फॉलो करते हैं उसका है। दो तरह की इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? ये नॉमेनक्लेचर भी वैसा है। अमेरिकन नॉमेनक्लेचर मेंडलीव का अलग है और ब्रिटिश नॉमेनक्लेचर मेंडलीव का अलग है। हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं ये ब्रिटिश नॉमेनक्लेचर है। और एनसीईआरटी में जो लिखा है वो कौन सा है बेटा? बच्चा है कि कौन है? लॉक? ठीक है, करने दे, बंद कर दो सारे कैमरे, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अभी देखो, तो हमारे पास दो तरह के नॉमेनक्लेचर है। हम जो फॉलो कर रहे हैं ये ब्रिटिश नॉमेनक्लेचर है, ए और बी ये वाला। लेकिन एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो अमेरिकन नॉमेनक्लेचर है। दोनों में कोई गलती नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है। आपको जो फॉलो करना हो आप फॉलो कर सकते हैं, बट हम जो ईएलपी या मॉड्यूल में फॉलो कर रहे होंगे वो ये होगा। एग्जाम में आप इसको फॉलो कर लो, उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पे क्लेम हो जाएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। दोनों के पर्याप्त सबूत है। आप इसको फॉलो करके आओगे, नंबर काट लिया तो उसका सबूत दे दिया जाएगा, और वो फॉलो करके आए उसको काट दिया तो उसका भी सबूत दे दिया जाएगा। परेशान नहीं होना, ठीक है। बट इसी को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में भी इसको फॉलो करते हैं। चलिए, अब ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद, हाँ भाई एनसीईआरटी, ठीक है भाई, हाँ। अब आगे बढ़े। अब देखो, इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होगा बेटा? क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा था? अरे एक व्यक्ति बोला करो ना, ऐसे भीड़ में बोल तो समझ नहीं आता क्या बोले। क्या हुआ बोलो? ठीक है, सब बढ़िया। हाँ।
चलिए हेडिंग डालिएगा, आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एंथैल्पी या फिर आयनेशन पोटेंशियल। आयनेशन एनर्जी के बारे में बात करें तो इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया जाएगा, आईई। आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया जाएगा, डेल्टा एच आई। और आयनेशन पोटेंशियल की बात करें तो इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, आईपी। तो ये रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है आईई के नाम से रिप्रेजेंट कर दें, कभी आईपी के नाम से रिप्रेजेंट कर दें, और कभी डेल्टा एच आई के नाम से रिप्रेजेंट कर दें। मैं जनरली आईई वाला रिप्रेजेंटेशन फॉलो करूंगा, ठीक है। तीनों टर्म्स हमारे सिलेबस में सेम मान के ही चलना है हमें। अब पहले ये आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, तो उसके डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करिएगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most loosely bounded electron, the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron in any isolated gaseous atom, in any isolated gaseous atom। देखो अभी रेडियस के बाद अगले जो दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एक आएगा आईई और एक आएगा ईए। आईई में हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का प्रोसेस पढ़ेंगे, मतलब केटायन बनाने का एक तरह से। और ईए में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन कराने का प्रोसेस पढ़ेंगे, एनायन बनाने का। और बाद में केमिकल बॉन्डिंग में वही केटायन एनायन जाके आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन पे फोकस करिएगा। सबसे पहले मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये किसी एटम के बारे में बात कर रहे हैं। इस एटम में कई सारे शेल हैं, लेकिन जो लास्ट शेल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि हम लोग जेड इफेक्टिव में टारगेट इलेक्ट्रॉन के नाम से बोल रहे थे, अभी हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मान लो ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल का आखिरी इलेक्ट्रॉन। बेटा आउटर मोस्ट शेल का आखिरी इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा। अच्छा, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। क्या प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हमें क्या करना है, इस अट्रैक्शन को तोड़कर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो अगर अट्रैक्शन को तोड़ना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब आप इस एटम को कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो उस एनर्जी को प्राप्त करके वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन। और जो एनर्जी हमने दी उसको क्या कहा जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले ये डायग्राम रिप्रेजेंट करें। अब देखो यहां पर इस प्रोसेस में एनर्जी दी जा रही है, इसका मतलब है ये प्रोसेस एंडो हो जाएगा या एक्सो हो जाएगा, बेटा एंडो। आईई और ईए में एंडो और एक्सो के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोसेस एंडो है, कौन सा प्रोसेस एक्सो है। तो इसके बारे में नोट बना के लिखिएगा। फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, for neutral atom the process of ionization is always endothermic। for neutral atom the process of ionization is always endothermic। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी में अगर हम लोग बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए कुछ यूनिट है, बेसिक बात है, पूछा वैसे नहीं जाएगा बट पता होना चाहिए। एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी के टर्म्स में इसको बोल देते हैं किलो जूल पर मोल, ये इसकी यूनिट हो सकती है, या फिर किलो कैलोरी पर मोल। और या फिर पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं जिसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे सकता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में आपको इनमें से कोई यूनिट देखने को मिल जाएगी, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर इवन फिजिक्स में आप एनर्जी और पोटेंशियल के लिए जो भी यूनिट यूज कर सकते हैं वो यहां भी यूज होती है, बट मेनली ये तीन यूनिट्स हमको देखने को मिलेगी। यहां पर इतना लिख लें, इसके आगे का डिस्कशन कल स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे। हेलो हेलो, आप लोगों को यहीं बैठना है अभी।
कुछ बच्चों के नाम बोले जाएंगे, उनको 304 रूम में जाना है। 304। लो भैया। अरे यार अलग चार का दी मना भैया थर्ड सी बैच वाले ओनली, थर्ड सी बैच वाले जिनके नाम लो 12 जाना, 303 रूम नंबर में जाना आप। 303 वैष्णवी, वैष्णवी, रेबेल, पृथ्वीराज चौहान, मनीष कुमार, उत्कर्ष राज, कुणाल, अज्जू, अज्जू चौधरी, गुड्डू कुमार, आयुष कुमार, अभय, वसीम अकरम, फरदीन खान, अभिषेक प्रताप, उमर आयत, शहजाद खान, विनोद, अवनीश, सदमा, अनुराग, विवेक, सुश्री, अपना गुरुवार, सोमनाथ, मुरली, दिव्यांशु, सहबाज, प्रियांशी, अनुराग कुमार, आकांक्षा, अंकित पाल, आयशा आसमा, रोशन, साफी, सार्थक, मोहम्मद शहबाज, मनदीप, चंदन चौधरी, निशांत श्रीसवाल, एमडी मुस्तफा अशरफ, विष्णु बघेल, विराज जायसवाल, खुशी विश्वकर्मा, आकाश शुक्ला, मान्या, रिया भारती, नीतीश राज, आशुतोष, मोहम्मद फरहान। चुप हो जाओ यार, किसके लिए चिल्ला रहे हो बिना काम? आकांक्षा कुमारी। हेलो, ओनली थर्ड सी वाले, जिनका थर्ड सी भेजे वही नाम है ये। थर्ड ए वाले बाहर आ सकते हैं। कौन सा? 6699। आगे 6699। 303 में। हेलो, क्या नाम? हेलो, एक बार और सुन लेना। वैष्णवी, रिवेल, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, मनीष कुमार, उत्कर्ष राज, कुणाल टाटा, अज्जू चौधरी, गुड्डू कुमार, आयुष कुमार, अभय, वसीम अकरम, फरदीन खान, अभिषेक प्रताप, उमर आयत, शहबाज खान, शहजाद खान, विनोद लवंशी, अवनीश, ओनली थर्ड सी वालों के, थर्ड ए वालों के नहीं है। थर्ड सी, ओनली थर्ड सी नहीं है। मोहम्मद साबान है? नहीं है। ये क्या चीज है? मेरा नाम मोहम्मद साबान। सामान नहीं है। न्यू एडमिशन वाले तो नहीं है? सारे थर्ड सी वाले बच्चे नहीं जा रहे क्योंकि ये भाई भी थर्ड सी का तो मैं भी हूं, थर्ड सी का तो मैं भी हूं। हाँ, तो जिनके नाम नहीं आए उनको कहीं नहीं जाना है, जिनके नाम बोले उसी को आना है ओनली। बैग लेके जाना है क्या? बैग नहीं, 2 मिनट के लिए, ये क्या चीज है? ये ऊपर है? 2 मिनट के लिए डिस्कशन करना है। ये माइक लो आप भैया। कोई नहीं करे, बस यहीं बैठे रहो। ये वाला ये है। नहीं नहीं नहीं, जिनका नाम बोला गया है।